यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो मैं गुड मॉर्निंग मैम। क्वेश्चंस ले रही हूँ पीस के। मैंने समराइज कर दिया था चैप्टर पीस का, अगर कुछ दिक्कत आती तो हम विल डिस्कस इन द क्लास, है ना। तो फर्स्ट टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज डू यू एग्री विद एंड व्हाई। शायद मैंने पहले कराया होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से व्यूज से आप एग्री करते हो और क्यों करते हो, ये आपको बताना होगा। आप मत बताइए, मैं समझा देती हूँ। ऑल रॉन्ग डूइंग अराइजेस बिकॉज ऑफ माइंड, कि जितने भी गलत एक्शंस हैं, बैड डीड्स हैं, वो हमारे कहाँ से निकलते हैं? माइंड से। तो इफ माइंड इज ट्रांसफॉर्म कैन रॉन्ग डूइंग रिमेन। अगर माइंड ट्रांसफॉर्म हो जाए तो हम गलत चीजें नहीं करेंगे। तो क्या आप एग्री हो? तो इसमें है कि यस, वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज द माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर एक्शन एंड बिहेवियर अप टू मच एक्सटेंट। ज्यादातर हमारा जो बिहेवियर है, जो भी हमारे एक्शंस हैं, जो भी हमारे डीड्स हैं, कहाँ से आते हैं? दिमाग से आते हैं, माइंड से आते हैं। माइंड से तो सब कुछ गलत होता है। इफ आवर माइंड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी वी बिकम ब्रिलियंट स्टूडेंट। अगर आप लोग, सब लोग अगर बहुत कॉन्सेंट्रेट करेंगे स्टडी को लेके तो ब्रिलियंट हो सकते हो। ठीक है, ब्रिलियंट हो जाओगे। दिमाग का यूज देखो, दिमाग भगवान ने सबको अलग अलग नहीं दिया है, सबको। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अनुराग। तो अगर हम दिमाग सही तरीके से यूज करते हैं, स्टडी को फोकस करते हैं, तो क्या हो जाएंगे? हम लोग ब्रिलियंट हो जाएंगे। ठीक है। इफ अ माइंड कॉन्सेंट्रेट ऑन बैड थिंग्स वी बिकम थीव्स, डेकोइट्स। अगर हमारा दिमाग गलत चीजों में चल गया, गलत डायरेक्शन में, रॉन्ग पाथ पे चला गया, तो क्या होगा? हम चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे, लुटेरे बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें माइंड का खेल है, माइंड सेट का है, दिमाग का खेल है कि हमें कंसंट्रेट अच्छी चीजों पे करना है, बुरी पे नहीं करना है। तो hence above statement of Lord गौतम बुद्धा is deep and true। गौतम बुद्धा ने ये दिया है कि ये जो बैड डीड्स हैं, ये भी रॉन्ग डूइंग्स हैं, ये सब हमारे दिमाग की उपज है, ये हमारे सब दिमाग से होता है। ये गौतम बुद्धा ने बोला है और ये बहुत डीप है और ट्रू भी है। इफ वी डायरेक्ट आवर माइंड towards good work, peaceful action, peaceful efforts, works up to much extent, there could be control the wrongdoing and violence in the world। अगर हम हमारे दिमाग पे कंट्रोल रखते हैं, या हमारे दिमाग को हम पीसफुल एक्शंस में लगाते हैं, पीसफुल एक्शन मतलब शांति में लगाते हैं, या फिर पीसफुल एफर्ट्स हम अपनी तरफ से करते हैं कि शांति मेंटेन रहे, पीस बनी रहे। ये सब चीजें कहाँ से आती है? आपके अंदर से ही आती है ना। हर पर्सनालिटी का अपना अलग होता है। मतलब ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ? पीस चाहती हूँ। कुछ लोग बहुत शोर शराबा, ये वायलेंस चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका खुद पे कितना कंट्रोल है। तो पीसफुल एफर्ट्स, और इस लेवल पे हो, हमारे एफर्ट्स इस लेवल पे हो कि कुछ रॉन्ग डूइंग ना हो, कुछ बैड डीड्स ना हो, कुछ गलत काम ना हो। ठीक है। और अगर ये सब नहीं होगा तो वर्ल्ड से वायलेंस चला जाएगा और पीस एस्टेब्लिश हो जाएगी, पीस मेंटेन हो जाएगी। तो ये फर्स्ट का यही था। सेकेंड है, आई ऑब्जेक्ट टू वायलेंस बिकॉज व्हेन इट अपियर्स टू डू गुड, द गुड इज ओनली टेम्परेरी, द इविल इट डज इज परमानेंट। अगर मैं वायलेंस को ऑब्जेक्ट करता हूँ या करती हूँ तो इट एपियर्स टू डू गुड। ठीक है, ये दिखने में अच्छा लगेगा। द गुड इज ओनली टेम्परेरी। जो अच्छाई होती है वो टेम्परेरी होती है ना, बहुत परमानेंट नहीं होती है। लेकिन जो इविल जो काम करते हैं ना हम, वो परमानेंट हो जाते हैं। मतलब अच्छी, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो लोग शायद भूल जाए थोड़े दिन बाद, लेकिन आपने एक गलत काम कर दिया 100 के साथ, 100 अच्छाइयों के साथ एक गलत काम कर दिया, तो लोगों को वो दिमाग में रहता है कि एक गलत काम, 99 अच्छाई नहीं देखेगा आपकी,
क्या देखेगा? एक गलत, एक रॉन्ग डूइंग। तो बहुत फोकस्ड होना है, बहुत चीजें संभल के करनी होंगी, करनी चाहिए। तो इसका जवाब था कि डू यू एग्री? ये महात्मा गांधी का कोट है। तो वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट अप टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक तो सब इसके लिए एग्री है, बिकॉज दिस स्टेटमेंट ऑफ महात्मा गांधी शोज द पाथ ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस। ये दिखाता है कि महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि परमानेंट पीस का एस्टेब्लिशमेंट हो। इस तरीके से गांधी जी ने ये दिखाया इस कोट से कि हम पीस मेंटेन कैसे कर सकते हैं, और मेंटेन ही नहीं, उसको एस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू दैट पीस और गुडनेस बेस्ड ऑन वायलेंस ओनली लास्ट फॉर सम टाइम। ये बिल्कुल सही है कि जो एब्सोल्युटली ट्रू और पीस और गुडनेस है, ये बेस्ड ऑन वायलेंस ओनली लास्ट फॉर सम टाइम, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स टर्निंग इनटू इविल लेटर। हमारी अच्छाई, हमारे गुड डीड्स, टाइम नहीं लगेगा रॉन्ग डूइंग में बदलने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि हम, हो सकता है बहुत बाद में हम इविल हो जाए। हम अच्छा काम करते करते कहीं भी एक दिमाग में एक थॉट आ जाता है, एक कहते हैं ना, एक चिंगारी आ जाती है, तो जो चीजें अच्छी है वो किस में बदल जाती है? इविल में। तो दिस इविल कीप्स रूटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। और ये अगर एक बुराई आ गई तो ये बहुत लंबे, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, बहुत लंबे समय तक उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए वी स्टडीड अबाउट मेर रोज, द ऑटोक्रेटिक रूलर ऑफ कंबोडिया। ये कंबोडिया का एक ऑटोक्रेटिक रूलर था, बहुत, इट वॉज अटेन्ड थ्रू वायलेंट रिवोल्यूशन बट इट बिकेम द सिंबल ऑफ अ लार्ज स्केल मैसेक्री एंड अनरेस्ट। वो उसने वायलेंट रिवोल्यूशन के थ्रू उसने बहुत सारी चीजें अटेन की, लेकिन वो अनरेस्ट उसने क्या किया, उसके राज्य में मैसेक्री मतलब बहुत संख्या में लोग मारे गए, अनरेस्ट हुआ, तो उसको उसी के नाम से जाना जाता है। तो ये एक सिंबल बन गया था लार्ज स्केल मैसेक्री और अनरेस्ट का। थर्ड है, we shall be those whose eyes ever seek for an enemy. We shall love peace as a mean to new wars, and the short peace more than the long. You I advise not to work but to victory. Let, ये मतलब नीचे जो फ्रेडरिक नीचे, ये उसका कोट है कि we shall be those whose eyes ever seek for enemy. हमारी आइज क्या है? हमेशा सीक करती रहती है एनिमी को। वी शैल लव पीस एज ए मीन ऑफ न्यू वॉर। हमारे लव क्या है? एक लव पीस, लव पीस का मतलब है न्यू वॉर्स, नए युद्ध। एंड द शॉर्ट पीस मोर देन द लॉन्ग, और जो शॉर्ट पीस है वो उससे भी ज्यादा लव पीस, मतलब ये कहने का मतलब ये कि जो लव पीस है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती। अगर हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वो बहुत समय तक रह सकता है। ठीक है, तो ये फ्रेडरिक नीत्शे का था। तो वी डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, हम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते, बिकॉज द एक्सेप्टेंस ऑफ दीज आइडियाज विल मेक दिस वर्ल्ड द बैटर फील्ड। कि अगर हम आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं, न्यू आइडियाज को, नई चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये वर्ल्ड को बैटल फील्ड बनाएगा। दिस टाइप ऑफ वर्ल्ड विल नॉट हैव लव, फ्रेटर्निटी, कॉपरेशन। और इस तरह का अगर वर्ल्ड हुआ तो उसमें ना तो लव होगा, ना फ्रेटर्निटी होगी, ना कॉपरेशन होगा। एवरीवन विल लाइक द वॉर, कॉन्फ्लिक्ट एज इज टूल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग कॉन्फ्लिक्ट्स की तरह अराइज करेंगे, मतलब अपनी प्रॉब्लम को शांतिपूर्वक नहीं निपटाना चाहेंगे, वो चाहेंगे अगर वॉर जैसी स्थिति से ये चीजें प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है तो वो वॉर की तरफ ही भागेंगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ही भागेंगे। तो पीपल विल प्रेफर द लूटिंग डेकॉइट्स रादर देन एलिजिबिलिटी एंड वर्क। लोग प्रेफर क्या करेंगे? लूट पाट, डकैती, बजाय एलिजिबिलिटी एंड वर्क के। तो दिस विल मेक दिस वर्ल्ड अ जंगल। तो ये अगर ये रहा तो क्या हो जाएगा? ये वर्ल्ड जंगल की तरह हो जाएगा। List the name of a few Nobel Peace Prize winners. ये जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था वो विनर्स हैं।
सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था इंडिया में। नेल्सन मंडेला, आपको पता ही है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काफी साल तक इन्होंने पूरा अपना लाइफ, इवन यूथ भी अपने इम्प्रिजन में निकाल दिया था। दलाई लामा तिब्बत के थे ये। ऑन्ग सान सू की ये आपने पढ़ा होगा, म्यांमार की थी। जिमी कार्टर यूएसए, मार्टिन लूथर किंग यूएसए, कोफी अन्नान ये घना, ये लोग थे जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। जैसे पीस को आप देख सकते हो, पीस अवार्ड में ये अहिंसा परमो धर्म, ये एक कबूतर बना हुआ है, ये पीस का सिंबल है, ये पीस है। टू गिव ए ग्रेट मैसेज टू पीस वर्ल्ड मिसेस, मतलब ये एक जो सिंबल बना हुआ है अहिंसा परमो धर्म, ये एक कबूतर है, इसको हम सिंबलाइज कर सकते हैं पीस अवार्ड के रूप में। ये अवार्ड के रूप में दिया जाता है इसको, जैसे जो भी नोबेल प्राइज विनर है, पीस विनर है, पीस मेंटेन जो करके रहता है, उनको इस तरह से दिया जाता है। अब डिबेट का एक क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन टूडेज वर्ल्ड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग वॉर। अब ये है कि जो न्यूक्लियर जो वेपन्स है आज, उनकी वजह से वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा क्या? उन्होंने रोका हुआ है? तो इस स्टेटमेंट पे अपन डिबेट है, इसमें दे रखा है, इसके फेवर में भी है, इसके अगेंस्ट में भी है। तो पहले तो आप लोग अगर हो क्लास में, तो अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि क्या न्यूक्लियर वेपन्स आज के वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करता है कि वॉर स्टॉपिंग में, प्रिवेंटिंग में? आप बताओ अपने व्यूज। कोई भी, मतलब कुछ भी, खुला डिस्कशन है, बोल सकते हैं। क्या न्यूक्लियर जो वेपन इतने बने हैं, सबने टेस्ट वेस्ट कर रखे हैं, क्या वो उसी ने वॉर को रोका हुआ है क्या? कोई भी बोलो। शुभो, कुछ बोलना चाहते हो? अमित, अमित बोलना है? नहीं बोलना है तो ना कर दो। नहीं मैम। अच्छा, शुभो आपको कुछ कहना है? मैम ये न्यूक्लियर वेपन्स तो मैम डराने और धमकाने के लिए, मैम इनका तो इस्तेमाल नहीं हो सकता मैम। हाँ, डराने धमकाने के लिए तो है ही। मतलब क्या मतलब है? सबको पता है न्यूक्लियर वेपन से क्या हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, इससे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कुछ भी चीज। लेकिन डराने धमकाने के लिए तो ऑब्वियसली हर कंट्री कर रही है कि मेरे को कोई आंख उठा के ना देखे। न्यूक्लियर वेपन अपने इंडिया ने भी किया हुआ है, बट क्या, और डिबेट ये है कि क्या इसने वॉर को रोका हुआ है? भाई अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर कोई आक्रमण की सोचे तो वो ये नहीं सोच सकता ना कि इसके इंडिया के पास भी तो है अटैक में, वो भी तो हम पे न्यूक्लियर वेपन छोड़ सकता है। तो थ्रेट के लिए ही होता है ये सारे टेस्टिंग। किस लिए होता है? थ्रेट के लिए होता है कि वर्ल्ड ये ना समझे कि हम कमजोर हैं, हमारे पास भी वो हथियार है, हमारे पास भी वो ताकत है कि अगर आप आगे से छेड़ोगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। एक तो ये रीजन है, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक मेजर टॉपिक है डिबेट का प्रेजेंट वर्ल्ड में कि वेदर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन टुडेज वर्ल्ड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग वॉर और आर दे गोइंग टू इंक्रीज वायलेंस। ये एक बहुत मेजर डिबेट का टॉपिक है पूरे वर्ल्ड में कि जो एग्जिस्टेंस है न्यूक्लियर वेपन्स का, जो कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए, क्या वो प्रिवेंटिंग वॉर को कंट्रीब्यूट कर रहा है या वायलेंस को इंक्रीज कर रहा है? दोनों में से क्या कर रहा है? या तो वायलेंस इंक्रीज कर रहा है या युद्ध को रोक रहा है। बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन वी हैव टू एनालाइज सपोर्टिंग एंड अपोजिंग। दोनों इसके व्यूज हैं, फेवर और अगेंस्ट में। तो पहला है फेवर में, द न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय नॉट ओनली द कंट्री ऑन विच द बॉम्ब इज अटैक्ड but also the attacking country and the nearby countries, hence no country want to attack. This is called mutual assured destruction, hence countries afford for other option.
जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं नॉट ओनली द कंट्री, कंट्री को ही नहीं, विच द बॉम्ब इज अटैक, जिसमें बॉम्ब अटैक किया था उस कंट्री को ही नहीं करते, बट ऑल्सो द अटैकिंग कंट्री एंड द नियर बाय कंट्रीज। मतलब आपका अगर किसी कंट्री से युद्ध है आपका, तो वो उस कंट्री को ही इतना हार्म नहीं करेगा, इतना डिस्ट्रक्शन उस कंट्री में ही नहीं होगा, उसके आसपास की कंट्रीज भी उससे प्रभावित हो सकती है, उससे अफेक्टेड हो सकती है। तो नो कंट्री वॉन्ट टू अटैक, कोई कंट्री नहीं चाहती कि भाई अटैक जैसी स्थिति हो, इंडिया से हुआ तो बांग्लादेश तो यूं ही मारा जाएगा, पाकिस्तान, चाइना, मतलब मान लीजिए सपोज, जस्ट इमेजिन, होना नहीं चाहिए, चाइना और इंडिया का वॉर होता है, चाइना के पास तो है ही ऑब्वियसली, हमारे पास भी है, तो इससे अफेक्टेड जो आसपास के हमारे नेबर्स हैं वो भी तो अफेक्टेड रहेंगे, पाकिस्तान यूं ही मारा जाएगा, बांग्लादेश यूं ही मारा जाएगा, नेपाल यूं ही मारा जाएगा। तो क्या चाहते हैं कंट्री, कोई अटैक नहीं चाहते। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। और कंट्रीज एफर्ट फॉर अदर ऑप्शन, कंट्रीज कहते हैं कि भाई दूसरे ऑप्शन ढूंढ लो बजाय इसके। अब है अपोजिंग, ये तो फेवर का हो गया। अब अपोजिंग जो आर्ग्यूमेंट है वो है न्यूक्लियर वेपन्स आर डिस्ट्रक्टिव फॉर द वर्ल्ड, न्यूक्लियर वेपन्स सच में पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे ग्लोबल के लिए डिस्ट्रक्टिव है। आप हिरोशिमा नागासाकी में देखो, आज तक लोग झेल रहे हैं, सिटीजन्स झेल रहे हैं, तो अगर उसको याद करें तो ये सच में बहुत डिस्ट्रक्टिव है। These can attain peace for short period, इससे क्या होता है, वॉर जैसी स्थिति आई, न्यूक्लियर हुआ, थोड़े समय के लिए पीस आप इससे अटेन कर सकते हो, बट वी कांट एक्सपेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म पीस, हम इससे लॉन्ग टर्म पीस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत लंबे समय तक शांति बनी रहे, नहीं कर सकते। तो दीज कैन कॉज ग्रेट डिजास्टर, ये एक ग्रेट डिजास्टर का रीजन बन सकता है। सेकेंड है न्यूक्लियर वेपन्स प्रमोट द रेस फॉर एटॉमिक बॉम्ब ग्लोबली, न्यूक्लियर वेपन ने क्या किया, एटॉमिक बॉम्ब को ग्लोबली प्रमोट किया है। अब लोग, हर कंट्री क्या चाह रही है कि मेरे पास भी हो, मेरे पास भी हो, मेरे पास भी हो, ठीक है। तो एवरी नेशन वांट टू हैव दीज वेपन्स टू इंक्रीज इट्स पावर, अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए हर कंट्री चाह रही है कि मैं एक्वायर कर लूं, एटम बम बना लूं, ये बना लूं, ताकि सिक्योर्ड रहूं, कोई मुझे कमजोर ना समझे, तो हर कंट्री एक्वायर करना चाहती है। Hence these may be looked as helpful to attain peace, but they can destroy this earth any time. भले ये किसी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मान लो कि हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये हमारी पृथ्वी को भी पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, डिजास्टर में, डिस्ट्रक्शन में बिल्कुल भी मतलब पृथ्वी को चेंज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, इवन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। So conclusion इसका ये है कि we can say in conclusion that the nuclear weapons have helped to stop direct wars, but initiated proxy wars like terrorist infiltration etc. हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स मतलब डायरेक्टली हेल्प टू स्टॉप डायरेक्ट वॉर्स, डायरेक्ट वॉर को तो स्टॉप करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन वो इनिशिएट कर सकता है प्रॉक्सी वॉर को, मतलब आपस में युद्ध तो नहीं होगा पर दूसरे प्रॉक्सी वॉर को वो इनिशिएट कर सकता है, जिसमें टेररिस्ट हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, ये सब तो कर ही सकता है ना। अगर टेररिस्ट के हाथ में अगर कोई बॉम्ब मिल जाए या न्यूक्लियर वेपन आ जाए तो क्या होगा, उसका गलत फायदा उठाएगा, डराना धमकाना, तो उससे उससे भी तो नुकसान ही है। सो देयरफॉर इट would be a great mistake to consider nuclear weapon as a means of stopping war. तो ये मानना कि न्यूक्लियर वेपन से वॉर को स्टॉप किया जा सकता है, ये गलत होगा। द रियलिटी इज दैट इट कैन मेक वॉर मोर टेरिबल, रियलिटी अगर देखा जाए, सच्चाई ये देखे जाए तो ये युद्ध को और ज्यादा टेरिबल बना सकता है, बहुत ज्यादा घातक बना सकता है। ये क्वेश्चन और मैं ले लेती हूँ। डू यू थिंक दैट ए चेंज टूवर्ड्स अ पीसफुल वर्ल्ड नीड्स ए चेंज इन द वे पीपल थिंक? कैन माइंड प्रमोट पीस एंड इट इज एनफ टू फोकस ओनली ऑन द ह्यूमन माइंड? क्या आपको लगता है जो चेंज आ रहा है पीसफुल वर्ल्ड की तरफ, उसको इस तरीके से लोगों का माइंडसेट करने की जरूरत है? क्या माइंड
पीस को प्रमोट कर सकता है? इट इज एनफ टू फोकस ओनली ऑन द ह्यूमन माइंड? क्या इसमें केवल ह्यूमन माइंड को फोकस करना जरूरी है? सो है, इफ वी वांट अ पीसफुल, अगर हमें पीसफुल वर्ल्ड चाहिए, वी हैव टू चेंज द थिंकिंग ऑफ पीपल। अगर हमें शांति चाहिए पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहले माइंड सेट बदलिए। माइंड सेट बदलना पड़ेगा ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमंस का, ठीक है? बिकॉज इफ पीपल विल थिंक अबाउट पीस, द वायलेंट एक्टिविटीज विल बी ऑटोमेटिकली डिक्रीज। यदि लोग सोचेंगे पीस के बारे में, तो उससे क्या होगा? वायलेंट एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। अगर पीसफुल माइंड से पीस के बारे में अगर सोचता है, तो उससे क्या होगा? ऐसी रॉन्ग डूइंग नहीं होगी, वायलेंस नहीं होगा, वायलेंट एक्टिविटीज डिक्रीज होंगी। यस, द माइंड कैन प्रमोट पीस। तो ये क्लियर है कि माइंड से पीस का प्रमोशन हो सकता है, पीस प्रमोट हो सकती है। We prefer violence or peace for the solution of various problems. It depends on the thinking of mind. अब जैसे कोई भी प्रॉब्लम है ना? अगर मान लीजिए कोई भी अगर गुस्सा है, कोई भी एंगर है, तो उसके दो सॉल्यूशन है, या तो शांति से निपट लो या फिर युद्ध। जैसे आप लोगों में होता है ना युद्ध, एक इसको थप्पड़ रख दिया, लड़के बुला लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। उससे पीसफुल उसको, भाई अगर आपको लग रहा है आप गलत हो, तो शांति से उसको बोल दो सॉरी। तो ये यहाँ से है, माइंड सेट से आता है, दिमाग से आता है ये सारी चीजें, ठीक है? सॉल्यूशन आपको ही करना है, रिजॉल्व आपको ही करनी है प्रॉब्लम। अब आप देख लो कि कौन से मीन से पीसफुली करना है या फिर वायलेंटली करना है, शीशे तोड़े, गाड़ी तोड़ी, इस तरह से करना है। तो ये सब कहाँ से आता है? माइंड सेट से, ठीक है? तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो डिपेंड करती है कि उसको पीसफुली रिजॉल्व करें या वायलेंटली रिजॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट आर ट्रीटिंग अनदर स्टूडेंट, जैसे कुछ स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ही विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन बेस्ड ऑफ द नेचर ऑफ हिज माइंड। If he has violent nature, he may organize other student in his support to scold these student. अगर मान लीजिए दो स्टूडेंट्स के बीच में है ना, अब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, या तो वो आपस में सॉल्व कर लेंगे कि चल सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अब तू भी शांत हो जा, मैं भी। या वो क्या करेगा, दूसरे स्टूडेंट्स को रेडी कर लेगा कि देखो इसने मेरे साथ ऐसे किया, तुम भी इसको डांटो, इसको तुम भी बोलो, या तो वो ये करेगा, ठीक है? तो ये इससे क्या होगा? इससे बेचारा वो दुखी हो सकता है ना। इफ ही हैज पीसफुल नेचर, ही विल लाइक टॉक टू कम्युनिकेट दिस स्टूडेंट और कंप्लेन द प्रिंसिपल। अगर वो पीस माइंड स्टूडेंट है, तो वो क्या करेगा? कोशिश करेगा कम्युनिकेट करने की कि देख कहाँ गलत है तू, कहाँ मैं सही हूँ। या बहुत हुआ तो प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देगा, या क्लास टीचर, मेरी जैसी क्लास टीचर है तो क्लास टीचर से कंप्लेन कर देगा। इन दिस वे इट इज ऑब्वियस दैट द माइंड कैन प्रमोट पीस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि केवल दिमाग ही पीस को प्रमोट कर सकता है। No to depend only on human mind for attainment of peace is not enough. पर ये भी नहीं कह सकते कि human mind से ही peace attain की जा सकती है, because we can't imagine that every human being will be ethical or moral. हम ये तो नहीं कह सकते कि हर human being ethical है, बहुत logical है, morals को ज्यादा देखता है। हम हर व्यक्ति तो वैसा नहीं है ना, हर human being तो वैसा नहीं है ना। तो human has inbuilt nature to compete for his her supremacy. सबका अपना एक नेचर होता है ना, इनबिल्ट नेचर होता है, चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा बदलाव अगर कोशिश करें तो ला सकते हैं, लेकिन इनबिल्ट नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। अब वो अपनी सुप्रीमेसी अगर उसमें है तो है। दिस इज द रीजन दैट देयर आर मेनी कॉन्फ्लिक्ट इन द, इसी रीजन से तो सोसाइटी में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इतने सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, यही रीजन तो है। तो इन दिस वे द सिक्योरिटी ऑफ नेशन फेसेस डेंजर ऑफ वॉर। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो नेशन का सिक्योरिटी है वो, उसमें एक नेशन के लिए खतरा हो सकता है। द कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन ह्यूमन माइंड फॉर पीस विल बी रॉन्ग और ए मिस्टेक। पूरी तरीके से ह्यूमन माइंड पे डिपेंड करना विल बी रॉन्ग और ए मिस्टेक। रॉन्ग भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, होगा। टू एस्टेब्लिश पीस, अगर पीस एस्टेब्लिश करनी है तो इट इज नेसेसरी टू यूज अप्रोप्रिएट फोर्स एट अप्रोप्रिएट टाइम। अगर आपको सच में पीस मेंटेन करनी है, पीस एस्टेब्लिश करनी है, तो अप्रोप्रिएट फोर्स होना चाहिए अप्रोप्रिएट टाइम पे। मतलब सब सारी चीजें बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करके, बहुत अच्छे से सोच के, बहुत अच्छे से
समझ की चीजें करनी चाहिए, तब तो पीस मेंटेन हो सकती है, एस्टेब्लिश हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस टुमारो इन द क्लास ओनली. थैंक यू मैम.